Hello everyone, I hope you all are doing well and I am also fine. So हमने साइकोलॉजी का यूनिट फर्स्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग साइकोलॉजी का यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये सेकंड यूनिट का आप देखिए नेम है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके नेम से ही क्लियर है कि कैसे बायोलॉजी जो है बिहेवियर से रिलेटेड है। दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, हमारी बायोलॉजी और हमारा बिहेवियर। सो बिहेवियर तो समझ में आ रहा है। देखिए बिहेवियर क्या है। बिहेवियर में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था बिहेवियर किसे बोलते हैं। बिहेवियर होता है आपका कोनेटिव, कॉग्निटिव, अफेक्टिव। कोनेटिव मीन्स जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं लाइक रनिंग, डांसिंग, तो ये सब हमारा कोनेटिव बिहेवियर हो गया। कॉग्निटिव जो कि आपका ब्रेन में हो रहा है लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, ये वाला बिहेवियर हमारा हो गया। और थर्ड वन इज़ अफेक्टिव बिहेवियर, मतलब कि कैसे हम किसी भी चीज़ से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स लाइक हैप्पी, सैड। तो ये हमारा 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियर हो गया। तो ये कैसे हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हैं बायोलॉजी सब समझिए क्या होता है। अब आप 8, 9, 10, 11, 12 सबने पढ़ा है बायोलॉजी के बारे में, तो आप ह्यूमन की बायोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं। लाइक जैसे कि बायोलॉजी में क्या देखा था हमने, नर्वस सिस्टम, जेनेटिक्स, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, सेंस ऑर्गन्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये हमारी बायोलॉजी हो गई और ये सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। अब वो कैसे, देखिए नर्वस सिस्टम पर्टिकुलरली हम लोग इसमें ब्रेन की स्टडी करेंगे। अब जो भी हमारा बिहेवियर है, चाहे वो कोनेटिव है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, वो बिहेवियर हमारा कैसे पता चलता है जब हम कोई एक्टिविटी को करते हैं। और ये सब एक्टिविटीज़ होने से पहले ये सारी प्रोसेसेस पहले कहाँ होती है, ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन में होती है। तो जब हम ब्रेन की स्टडी करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा ना किसी भी पर्सन के बिहेवियर के बारे में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर के बारे में। इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सेकेंड वन इज़ जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो कई हद तक किसी का भी बिहेवियर उसके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे भी करता है, क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर है वो जीन्स के थ्रू आए हैं। हमारे माता पिता जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनके थ्रू आते हैं, तो उनके कई गुण उन जीन्स के थ्रू हमारे अंदर आए हुए हैं। चाहे वो अच्छी हों चाहे बुरी हों, जैसे भी हों कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उनके थ्रू हमारे अंदर आते हैं, तो उससे भी हमारा बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ये भी आपने पढ़ा है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि कैसे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ये सब बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। तो आप बोलेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैसे बिहेवियर से रिलेटेड है भाई, तो बिल्कुल है। और ये चीज़ हम ज़्यादा क्लियर इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अगला है सेंस ऑर्गन्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स। सेंस ऑर्गन्स, मसल एंड ग्लैंड से भी काफ़ी हद तक हमारे बिहेवियर पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी चीज़ को पहले हम सेंस करते हैं, जैसे कि कोई भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहले हमने उसे सेंस किया, हमारे ब्रेन ने उसको समझा, इंटरप्रेट किया, तब हमने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट किया, और जो हम एक्ट कर रहे हैं वही हमारा बिहेवियर है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने गलती से एक गर्म पानी का ग्लास पकड़ लिया है, तो क्या होगा, पहले वो हमारे सेंस ऑर्गन से क्या होगा, सेंस ऑर्गन से होते हुए फिर नर्व से होते हुए वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। फिर ब्रेन को पता चलेगा कि ये पानी का ग्लास तो गर्म है, तो वो क्या करेगा, अब वो नर्व्स के थ्रू वापस से हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास मैसेज भेजेगा कि ग्लास को छोड़ देना है, तब हम जाके ग्लास को छोड़ देंगे। ये हमारी एक्टिविटी हुई, ये हमारा बिहेवियर शो किया। लेकिन ये इंटरप्रेट कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपके ब्रेन में, और ये सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हो रहा है, या जो है मसल्स मूवमेंट्स के भी थ्रू हो रहा है। बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं बॉडी में जिन जो फंक्शन करते हैं, उससे भी हमारा बिहेवियर इफेक्टेड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमारी बायोलॉजी है और ये हमारे बिहेवियर पर इफ़ेक्ट डालती है।
तो यही जितनी भी चीज़ें हैं ये हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है ये सब। तो अब देखेंगे कि हमारा बॉडी और माइंड का आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए, हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, जो भी फंक्शंस अपनी डेली लाइफ में कर रहे होते हैं, ये आपका कंट्रोल दोनों चीज़ें कर रही होती हैं, बॉडी भी माइंड भी। दोनों जो है आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, और दोनों जो है इंटर रिलेटेड हैं। ये कैसे समझेंगे? अब अगर मान लीजिए आपको भूख लगी, तो भूख लगी तो ये सिग्नल आपको कौन दिया कि आपको भूख लगी? ये हमारे ब्रेन से जनरेट हो रहा है थ्रू हाइपोथैलेमस। फिर वो सिग्नल देता है अपने अदर सेल्स को, अदर नर्व्स को। हमें हंगर की अर्ज होती है तब हम खाना खाते हैं। पेट भर जाता है जब हमारा, तो वापस से वो सिग्नल देता है कि अब हमने खाना खा लिया, फुलफिल हो गया है, जो भी हमारे हंगर थी तो वो फुलफिल हो गई हैं। तो फिर क्या होता है, इसमें क्या हुआ, हमारे ब्रेन ने फंक्शन किया यहाँ पे, और बॉडी ने भी फंक्शन किया यहाँ पे। दोनों ने आपस में मिल के काम किया, कोऑर्डिनेट करके काम किया। तो है ना, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। वैसे ही माइंड ऑल्सो ग्रोज जस्ट एज बॉडी ग्रोज। ये लाइन समझिएगा, जैसे जैसे हमारा बॉडी ग्रो करता है ना, वैसे वैसे हमारा माइंड भी ग्रो करता है। अगर आप किसी 2 क्लास के बच्चे को 10th क्लास की बुक्स पढ़ने के लिए दे दे, तो क्या वो उसे समझ में आएंगी? नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करेगा और मतलब 4 में गया, 5 क्लास में गया, बॉडी के साथ साथ उसका धीरे धीरे माइंड भी ग्रो करता है, इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। अब उसे दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। जैसे जैसे वो ग्रो किया, बॉडीली तो ग्रो करता है कोई भी पर्सन, माइंड से भी ग्रो करता है। तो वैसे ही जो है माइंड ऑल्सो ग्रोज जस्ट एज बॉडी ग्रोज। अगला है माइंड एंड बॉडी डिपेंड अपॉन ईच अदर। अब देखिए, हमारा शरीर और हमारा ब्रेन जो हम हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि वो एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। ये दोनों अलग नहीं है आपस में, और ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं किसी भी काम के लिए। अब जैसे कि देखिए, माइंड में जो होता है हमारे मेंटल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। क्या क्या? थिंकिंग, मेमोरी, फीलिंग, ईटीसी, बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं आपके, ये मेंटल प्रोसेसेस हैं। बॉडी में क्या हो रहा है? बॉडी फंक्शंस हो रहे हैं। ऑर्गन्स कई होते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब आपका वर्क कर रहा होता है। नर्व्स होते हैं, इम्यून सिस्टम होता है, वर्क करता है ये हमेशा। एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो देखिए, माइंड में हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, बॉडी हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं, और ये दोनों ना आपस में इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। तो अब इसके आगे हम जानेंगे कि मेंटल कंडीशंस आपके कैसे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, बॉडी फंक्शंस को, और बॉडीली कंडीशंस कैसे मेंटल फंक्शंस को इफ़ेक्ट करता है। तो पहले हम देखेंगे बॉडीली कंडीशंस का मेंटल फंक्शनिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और फिर हम देखेंगे कि मेंटल कंडीशंस का बॉडी फंक्शनिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंडीशंस है ये और ये फंक्शनिंग है। और ये पढ़ने के बाद हम समझ जाएंगे कि कैसे बॉडी और माइंड आपस में इंटर रिलेटेड है और आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि किसी को बीपी की इशू है, बीपी हाई रहता है, तो उसके मेंटल फंक्शनिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? वो बहुत मेंटली एक्साइटेड रहेगा, मेंटली एक्साइटमेंट रहेगा, काउज करेगा, जैसे कि रेस्टलेस हो जाएगा, बेचैन रहेगा, इरिटेटेड भी रहेगा, एजिटेटेड, घबराहट भी होगा उसे। अब बीपी तो आपकी बॉडी से रिलेटेड कंडीशंस है, तो लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसने मेंटल फंक्शनिंग को भी इफ़ेक्ट किया। और अब जनरली भी देखेंगे कि जिसका बीपी हाई रहता है ना, उसको छोटे छोटे बात से गुस्सा आ जाता है, वो खुद इरिटेटेड रहता है, यही कारण है। अगला है सीवियर पेन। तो सीवियर पेन क्या इफ़ेक्ट कर रहा है मेंटल फंक्शनिंग पे? ये रिड्यूस कर रहा है आपका एबिलिटी टू कंसंट्रेट। अब जैसे कि क्या होता है कि कभी बहुत ज़्यादा तेज आपका पेट दर्द हो जाए, तो आपको पढ़ने का मन करेगा, आप तो स्कूल से छुट्टी ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पूरा ध्यान आपके पेट दर्द पे है, और इस पेट दर्द के कारण जो है आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पे।
तो ये तो आपकी बॉडी कंडीशंस थी, लेकिन इसने इफ़ेक्ट क्या किया? आपके मेंटल फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट किया। वैसे ही कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो, क्रॉनिक इलनेस जैसे कि मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट्स में किसी को कैंसरस ट्यूमर हो गया हो, तो उसे क्या होगा? उसे ये होगा कि वो पर्सन जो है वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो होपलेस हो जाएगा। होपलेस ऐसे हो जाएगा कि उसको अब उम्मीद ख़त्म हो जाएगा कि हम ठीक नहीं होंगे, हम मर जाएंगे, इस तरह से कुछ फीलिंग्स आएगी, वो बिल्कुल होपलेस हो जाएगा। एंगर आएगा, अपने आप पे बहुत गुस्सा आएगा, बहुत इरिटेटेड रहेगा। इफ़ेक्ट हो रहा है आपका बॉडी और मतलब कि बॉडी कंडीशंस, और इसका जो हम प्रभाव देख रहे हैं वो मेंटल फंक्शनिंग पे देख रहे हैं। इसे भी पता चला कि दोनों इंटर रिलेटेड है। वैसे ही अगर किसी को फिज़िकली फटीग हो जाए, थका हुआ इंसान हो, तो दिन भर काम करके आया, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके आया, तो वो इंसान थका हुआ है, तो उससे उसका मूड इफ़ेक्ट होगा, वो भी ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी भी काम पे। तो यहाँ हमने इतने चीज़ों से देखा कि कैसे बॉडीली कंडीशंस मेंटल फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट डाल रही है। वैसे ही अब मेंटल कंडीशंस कैसे बॉडी फंक्शनिंग पे इफ़ेक्ट डालती है, देखिए। अनप्लीजेंट इमोशंस लाइक फियर, वरी, टेंशन, अगर किसी को हो तो उसे रात में नींद नहीं आएगी, आइसोमनिया, हेडेक, सिर में भी दर्द रहेगा और वगैरह वगैरह। अब आप ही बताइए कि रात में अगर कोई मूवी देख ले हॉन्टेड और घर में अकेला हो, तो उसे फियर भी होगा, वरी भी होगा, तो उसे बेचैनी होगी, तो उसे रात में नींद भी नहीं आएगा। ये था आपका मेंटल कंडीशंस, लेकिन आपका बॉडी भी इससे इफेक्टेड है। अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गया हो, उसका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा हो, अच्छे से वो थिंक नहीं कर पाता है कोई चीज़, तो डिप्रेशन वाले कंडीशंस में थिंकिंग अफेक्ट हुई, मेमोरी भी इफ़ेक्ट होती है, थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस भी हो सकता है आपका डिप्रेशन में। डिप्रेशन जो है उसमें आपका थिंकिंग भी इफ़ेक्ट होता है, मेमोरी भी इफ़ेक्ट होता है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स काउज करते हैं पेप्टिक अल्सर। अब इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? अब जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आगे के चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा समझिए। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि जब दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ना, और दोनों में से हमें चुनना एक ही है। अब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है माइंड में, ये चुने, ये चुने, ये चुने, ये चुने, कॉन्फ्लिक्ट काउज कर रहा है इमोशनल लेवल पे, और वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो काउज करता है आपका पेप्टिक अल्सर। तो इसके बारे में हम और डिटेल से आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। अगला है रिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ हॉस्टिलिटी एंड अग्रेशन। अब देखिए ये कंडीशंस आपको जनरली मिल जाएगा, खासकर जो होता है ना आपके एडल्ट पर्सन, जो वर्किंग पर्सन है, वो अपने फीलिंग्स को, जो इंसान दबाता है, किसी के प्रति शत्रुता होता है, घृणा होता है या बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो दबाते हैं खुद को, तो उससे क्या होता है ना, हाइपर टेंशन काउज करता है वो चीज़। देखिए ये भले ही अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, लेकिन इसका इफ़ेक्ट उसके नर्वस सिस्टम पे पड़ता है। वो दबता नहीं है, कहीं ना कहीं तो उसका इफ़ेक्ट दिखेगा ही, और वो इसका इफ़ेक्ट उसके नर्वस सिस्टम पे दिखता है, जिसके कारण से वो उसे हाइपरटेंशन हो सकता है। और इसी कारण से कई सारे कार्डियक डिजीज़ेस होती हैं। आपने सुनी होगी ना कि वो इंसान बहुत टेंशन में रहता था, बहुत परेशान रहता था, इस कारण से जो है हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। ये वही कंडीशंस है जब कोई पर्सन अपने फीलिंग्स को रिप्रेस करता है, दबाता है, तो उसके कारण से ये सब डिजीज़ेस होती हैं। तो ये हो गए हमारे मेंटल कंडीशंस, जिसका इफ़ेक्ट बॉडी पे भी पड़ रहा है। तो यहाँ इतने से हमने समझा कि दोनों कैसे इंटर रिलेटेड और आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब आपका बॉडी कंडीशंस और मेंटल फंक्शनिंग दोनों अच्छे से वर्क करेंगे, एक बैलेंस बना के चलेंगे, तभी किसी पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो एक हेल्दी पर्सन है, गुड हेल्थ को अचीव कर सकता है वो। और एज अ नर्स हम इस चीज़ को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जब हॉस्पिटल्स में वर्क करें तो वहाँ पे जो पेशेंट्स होंगे, भले ही वो फिज़िकली इल हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंटली इफ़ेक्ट भी पड़ेगा उसके इलनेस के कारण उसे।
तो एज अ नर्स हम जब ये पढ़ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं उसके मेंटल कंडीशंस को, तो हम उसे उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे, ना कि उसे फिज़िकली ट्रीट करेंगे बल्कि उसे मेंटली भी हम उसे फिट करने की कोशिश करेंगे। उन्हें रेगुलर काउंसलिंग भी देंगे। जो यहाँ पे वो होपलेस हो जा रहे हैं आपके इलनेस के कारण से, तो उन्हें हम विश्वास दिलाएंगे कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह से बॉडी एंड माइंड आपस में इंटर रिलेटेड है और आपस में मिलके काम करता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।